कुलदीप की पत्नी गीता पुलिस को दिए अपने बयान में खुद ही बुरी तरह फंस गई थी। उसने पुलिस को बताया कि जब वह सुबह उठी तो सीढ़ियों के दरवाजे की कुंडी उसने ही खोली थी। नीचे आई तो घर के मेन गेट के लॉक में अंदर से चाबी लगी थी और वह खुला हुआ था। पुलिस को संदेह हुआ तो अपनी नौकरी के चलते गीता को घर का काम निपटाकर जल्दी सोना होता था। कुलदीप की पत्नी गीता पुलिस को दिए अपने बयान में खुद ही बुरी तरह फंस गई थी। उसने पुलिस को बताया कि जब वह सुबह उठी तो सीढ़ियों के दरवाजे की कुंडी उसने ही खोली थी। नीचे आई तो घर के मेन गेट के लॉक में अंदर से चाबी लगी थी और वह खुला हुआ था। पुलिस को संदेह हुआ तो अपनी नौकरी के चलते गीता को घर का काम निपटाकर जल्दी सोना होता था और सुबह जल्दी ही उठना पड़ता था। लेकिन उस दिन उठने में थोड़ी देर हो गई थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि जल्दी से रसोई का काम निपटाए। काम भी कम नहीं था। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना तक बनाना होता था। इसकी वजह यह थी कि उसकी बेटी सुदीक्षा कॉलेज जाती थी, जो दोपहर को घर लौटती थी, इसलिए उसका खाना बनाना जरूरी था। साथ ही यह भी कि उसे खुद को और पति कुलदीप को अपना लंच बॉक्स साथ लेकर जाना होता था। दरअसल 37 वर्षीय गीता पंजाबी भाषा की प्रोफेसर थी और पिछले 15 सालों से सिविल लाइंस लुधियाना स्थित एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाती थी। उसका पति कुलदीप रेलवे में बतौर इलेक्ट्रीशियन तैनात था। कुलदीप सुबह 8:30 बजे अपनी ड्यूटी पर चला जाता था और शाम को 5:30 बजे घर लौटता था। कुलदीप के चले जाने के बाद 9:30 बजे गीता भी अपने कॉलेज चली जाती थी, जबकि सुदीक्षा कॉलेज के लिए 10 बजे घर से निकलती थी। सबके जाने के बाद घर में कुलदीप का छोटा भाई हरदीप अकेला रह जाता था। हरदीप नगर निगम लुधियाना की पार्किंग के एक ठेकेदार के पास काम करता था। उसकी रात की ड्यूटी होती थी। वह अपने भाई भाभी के पास ही रहता था। हरदीप रात 8 बजे घर से ड्यूटी पर जाता था और सुबह 9 बजे लौटता था। काम से लौटकर वह दिन में घर पर ही सोता था। कुलदीप, उसकी पत्नी गीता, बेटी सुदीक्षा और हरदीप सहित 4 सदस्यों का यह परिवार लुधियाना के अजीत नगर, बकौली रोड, हैबोवाल के मकान नंबर 1751/116 की गली नंबर 3 में रहता था। कुलदीप के पिता राममूर्ति की कुछ वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद कुलदीप ही घर का एकमात्र बड़ा सदस्य था। कुलदीप को मिलाकर परिवार में 3 कमाने वाले थे, सो घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पिता की दुश्मन बेटी उस दिन कुलदीप, गीता और सुदीक्षा घर से जाने की तैयारी कर रहे थे। अपने अपने हिसाब से सभी को जल्दी थी। गीता ने नाश्ता तैयार कर लिया था। उसने पति को आवाज दी, नाश्ता लग गया है, जल्दी आ जाइए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। कुलदीप नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गया तो गीता ने उसे परांठे परोस दिए। कुलदीप नाश्ता करने लगा तो उसे बेटी का ध्यान आया। उसने गीता से पूछा, सुदीक्षा कहाँ है? अपने कमरे में होगी, तुम नाश्ता करो। कुलदीप ने वहीं बैठे बैठे सुदीक्षा को आवाज देकर पुकारा, पर वह नहीं आई। कुलदीप ने 2-3 बार आवाज दी, पर सुदीक्षा के कमरे से कोई जवाब नहीं आया। गीता ने एक बार फिर टोका, तुम नाश्ता करो, वह आ जाएगी। पर कुलदीप को चैन नहीं आया, क्योंकि उसे सुबह का नाश्ता और रात का खाना पत्नी और बेटी के साथ खाना पसंद था। पत्नी के मना करने के बावजूद कुलदीप नाश्ता छोड़कर बेटी के कमरे में गए। सुदीक्षा के कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि सुदीक्षा कानों में हेडफोन लगाए किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह देखकर कुलदीप को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर देखा तो स्क्रीन पर तरुण का नाम था। तरुण उर्फ तेजपाल सिंह भाटी सुदीक्षा का बॉयफ्रेंड था। यह बात कुलदीप अच्छी तरह जानता था। तरुण हंसपड़ा रोड पर पंचपीर के पास मेहर सिंह नगर में रहता था। उसकी मेडिकल शॉप थी। पिछले 3 सालों से सुदीक्षा और तरुण के प्रेम संबंध थे। कुलदीप शुरू से ही इन संबंधों का विरोध करता था। इसे लेकर उसने सुदीक्षा को कई बार फटकारा भी था। इतना ही नहीं, तरुण को लेकर बाप बेटी में कई बार कहासुनी भी हुई थी। फिर भी सुदीक्षा ने तरुण का साथ नहीं छोड़ा। कुलदीप उसे बराबर समझाता था कि फालतू के प्यारे व्यार के चक्कर में न पड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन सुदीक्षा ने पिता की बात कभी नहीं मानी। वह खुद को आजाद मानती थी और आजाद ही रहना चाहती थी।
अपनी जिंदगी में उसे किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं थी। तरुण के मामले में तो वह किसी की भी नहीं सुनती थी। फोन की स्क्रीन पर तरुण का नंबर देखकर कुलदीप के तनबदन में आग लग गई। उसने डांटते हुए सुदीक्षा से कहा, 1000 बार मना किया है कि इस लफंगे से संबंध नहीं रखना, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। क्या मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती, या सब कुछ जान समझकर अनजान बनने का नाटक करती हो? सुदीक्षा के कमरे से पति के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनकर गीता भी वहां आ गई। उसने भी बेटी को डांट कर चुप रहने के लिए कहा, लेकिन बाप बेटी के बीच फोन पर तरुण से बातचीत को लेकर कहा सुनी चालू रही। इस बहस में दोनों में से कोई हारने को तैयार नहीं था। कुलदीप पिता होने का अधिकार समझकर बेटी को गलत राह पर जाने से रोक रहा था, जो अपनी जगह पर ठीक भी था। जब बच्चे अपना लक्ष्य भूलकर रास्ता भटकने लगते हैं, तो पिता का कर्तव्य बन जाता है कि वह अपनी संतान को गलत राह पर जाने से रोके और अपनी समझ के अनुसार उसका सही मार्गदर्शन करे। यही कुलदीप कर रहा था। दूसरी ओर कोई तरुण को भला बुरा कहे, यह सुदीक्षा को बर्दाश्त नहीं था। यही कारण था कि कुलदीप जब भी बेटी को समझाने की कोशिश करता तो वह हत्थे से उखड़ जाती थी। इसके साथ ही बाप बेटी के बीच तरुण को लेकर महाभारत शुरू हो जाता था। तरुण के मामले में सुदीक्षा अपने पिता को अपना कट्टर दुश्मन मानती थी। उस दिन कहासुनी से शुरू हुई बात अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में कुलदीप ने सुदीक्षा के हाथों से मोबाइल छीनकर फर्श पर पटक दिया। इसके बाद वह गुस्से में नाश्ता किए बिना ही घर से निकल गया। खाने का टिफिन भी घर पर ही छोड़ दिया था। परिवार में किसी तीसरे का दखल भी बढ़ाता है। कलह कुलदीप के बिना कुछ खाए पिए घर से निकल जाने के बाद गीता और सुदीक्षा भी बिना नाश्ता किए अपने अपने कॉलेज चली गई। रात को कुलदीप ने एक बार फिर बेटी को प्यार से समझाने के लिए खाने की टेबल छत पर लगवाई। कुलदीप का भाई हरदीप खाना खाकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। गीता, सुदीक्षा और कुलदीप ने जब तक खाना शुरू किया तब तक हरदीप जा चुका था। मां बाप और बेटी के बीच जो थोड़ा बहुत मनमुटाव था वह एक साथ खाना खाने से खत्म हो गया। खाना खाने के बाद कुलदीप नीचे अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। गीता और सुदीक्षा छत पर ही सो गई। यह बीती 19 जुलाई की बात है। अगली सुबह यानी 20 जुलाई 2018 की सुबह 5:30 बजे उठकर गीता छत से नीचे आई। यह उसका रोज का नियम था। नित्य कर्म से फारिग होकर जब वह पति कुलदीप को जगाने उसके कमरे में की ओर जा रही थी, तभी अचानक उसकी नजर खुले हुए मुख्य दरवाजे पर पड़ी। मुख्य द्वार खुला हुआ था। वह तेजी से कुलदीप के कमरे की ओर लपकी। कमरे के भीतर का दृश्य देखकर उसकी आत्मा तक कांप उठी। सामने बेड पर खून से लथपथ कुलदीप की लाश पड़ी थी। गीता ने डर कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर अड़ोसी पड़ोसी जमा हो गए। किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर सूचना दी कि अजीत नगर की गली नंबर 3 के मकान नंबर 1715 बाय 121 ए में एक आदमी की हत्या हो गई है, जल्दी पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना संबंधित थाने हैबोवाल को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी परमदीप सिंह अपने सहायक पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। सुबह का समय था। दिन अभी पूरी तरह से नहीं निकला था। इसके बावजूद वहां अपेक्षा से अधिक भीड़ जमा थी। जहां हत्या हुई थी वह 40 वर्षीय कुलदीप सिंह संघड़ उर्फ मोनू का था। हत्या भी उसी की हुई थी। थाना प्रभारी परमदीप सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया। कुलदीप की लाश कमरे में बेड पर पड़ी थी। उसकी हत्या किसी तेजधार हथियार से गला रेत कर की गई थी। कटने पर गले से बहा खून बेड पर फैला हुआ था। खून देखकर ऐसा लगता था जैसे कुलदीप की हत्या कुछ घंटे पहले ही की गई हो, क्योंकि खून का रंग अभी तक लाल था, काला नहीं हुआ था। घनी आबादी वाली उस मध्यम वर्गीय परिवारों की कॉलोनी के एक मकान में इस तरह हत्या हो जाना आश्चर्य वाली बात थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए परमदीप सिंह ने घटना की सूचना अपने उच्चाधिकारियों और क्राइम टीम को दे दी थी। सूचना मिलते ही लुधियाना पुलिस कमिश्नर डा सुखचैन सिंह गिल, एडीसीपी गुरप्रीत कौर पोरवाल, एसीपी वेस्ट गुरप्रीत सिंह, स्पेशल स्टाफ की टीम और क्राइम ब्रांच टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुला लिया गया था।
सबने आते ही अपना अपना काम शुरू कर दिया। घटनास्थल से कुछ फिंगरप्रिंट भी उठाए गए। खोजी कुत्ते ज्यादा मदद नहीं कर पाए। वह मृतक के कमरे से निकलकर आंगन में चक्कर लगाने के बाद बाहर सड़क पर आकर रुक गए। साथ साथ खाना खाकर अलग सोए थे। थाना प्रभारी परमदीप सिंह को मृतक कुलदीप की 37 वर्षीय पत्नी गीता ने बताया कि कुलदीप ने रात को करीब 9:30 बजे मेरे और 17 वर्षीय बेटी सुदीक्षा के साथ छत पर खाना खाया था। खाना खाने के बाद लगभग 10 बजे वह नीचे अपने कमरे में सोने चले गए थे। बाद में मैंने नीचे आकर घर का मुख्य द्वार बंद करके ताला लगाया था। फिर मैं छत पर बेटी के साथ सोने चली गई थी। रोज की तरह सुबह 5:30 बजे जब मैं छत से उतरकर नीचे आई तो मैंने कुलदीप के कमरे में उनकी लाश देखी। उस समय घर का मुख्य द्वार खुला हुआ था। यह देख मैंने घबराकर शोर मचा दिया, जिससे अड़ोसी पड़ोसी जमा हो गए। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फोन किया होगा। मृतक कुलदीप के भाई हरदीप ने बताया कि वह रात के करीब 9:30 बजे जब काम पर जा रहा था, तब भाई भाभी और सुदीक्षा छत पर बैठकर खाना खा रहे थे। सुबह 5:30 बजे मेरे दोस्त और पड़ोसी लाला ने फोन पर मुझे यह खबर दी। हरदीप ने यह भी बताया कि रात को रोजाना कुलदीप ही बाहर वाले मुख्य दरवाजे पर ताला लगाया करता था। उसने यह भी बताया कि कुलदीप को शराब पीने की आदत थी। अपनी ड्यूटी से आने के बाद वह सोने से पहले तक 1 से 2 घंटे घर पर ही बैठकर शराब पिया करता था। हरदीप के अनुसार घर से उसके भाई की काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 2 फोन भी गायब थे, जिनमें एक फोन ओप्पो कंपनी का था और दूसरा चाइनीज सेट था। मृतक की बेटी सुदीक्षा ने अपने बयान में सिर्फ इतना ही बताया कि मां के रोने की आवाज सुनकर वह छत से नीचे आई थी। बहरहाल सब थाना प्रभारी ने मृतक कुलदीप के भाई हरदीप के बयानों के आधार पर कुलदीप की हत्या का मुकदमा भादम्य की धारा 302, 120 बी, 34 के अंतर्गत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ दर्ज कर लिया। प्राथमिक कार्रवाई करके उन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दी। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस को नहीं मिला क्लू। खुद को हाईटेक सिस्टम से लैस बताने वाली लुधियाना पुलिस ने घटनास्थल की हाईटेक तरीके से ही जांच की थी। पुलिस की पूरी टीम ने 1.5 से 2 घंटे में पूरे घटनास्थल की जांच की। अब तक की जांच पड़ताल में यह बात सामने आई कि कुलदीप के हत्यारे जो भी रहे हों, वह थे जानने वाले, क्योंकि घटनास्थल से ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला था जिससे पता चलता कि हत्यारों ने घर में प्रवेश करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती की हो। संभवतः कुलदीप की हत्या में किसी नजदीकी का हाथ था। बहरहाल परमजीत सिंह ने आगामी तफ्तीश शुरू करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। मृतक की पत्नी गीता, बेटी सुदीक्षा और नजदीकी रिश्तेदारों के अलावा कुलदीप के दोस्तों और सहकर्मियों से भी पूछताछ की गई, लेकिन परमदीप सिंह के हाथ ऐसा कोई सूत्र नहीं लगा जिसे कुलदीप की हत्या से जोड़कर देखा जा सके। पूछताछ के दौरान पड़ोसियों ने बताया था कि कुलदीप और उसकी पत्नी गीता के बीच अक्सर झगड़ा होता था। इस बारे में जब गीता से पूछा गया तो उसने बताया कि कुलदीप अनुशासन प्रिय था, लेकिन शाम को थोड़ी पीने के बाद वह और भी ज्यादा अनुशासित हो जाता था। वह जब तब सुदीक्षा को ठीक से पढ़ने और कोई अधिकारी बनने के बारे में कहा करता था, जिसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती थी। बाहर से कौन और कैसे आया? थाना प्रभारी परमदीप सिंह के लिए यह केस चुनौतीपूर्ण बन चुका था। उन्होंने एक बार फिर सारे घटनाक्रम का शुरू से अध्ययन किया। कत्ल के वक्त केवल मामबेटी ही घर पर थी। पुलिस को यह बात खटक रही थी कि आखिर कातिल घर में दाखिल कैसे हुए, क्योंकि बिना फ्रेंडली एंट्री के घर में दाखिल होना संभव नहीं था। वारदात के वक्त मृतक कुलदीप का छोटा भाई हरदीप भी अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था। छानबीन में वह न केवल निर्दोष पाया गया, बल्कि उसके बयान ने पुलिस के शक की सुई मृतक की पत्नी गीता की ओर घुमा दी थी। गीता ने बताया था कि खाना खाने के बाद उसने खुद मुख्य द्वार बंद किया था, जबकि हरदीप का कहना था कि मुख्य द्वार उसका भाई कुलदीप ही बंद करता था। सोने से पहले कुलदीप को 5 से 7 मिनट टहलने की आदत थी। टहलने के बाद वह मुख्य द्वार बंद कर चाबी कमरे में खूंटी के पास लटका देता था, ताकि सुबह गीता को चाबी ढूंढने में परेशानी न हो।
सोचने वाली बात यह भी थी कि जब घर में दो लोग मौजूद थे तो किसी तीसरे ने बाहर से आकर कुलदीप की हत्या कैसे कर दी। इसका मतलब घर का एक आदमी बाहर वाले से मिला हुआ था, या दोनों ही मिले हुए थे, अथवा दोनों ने ही मिलकर कुलदीप की हत्या की थी और मामले को लूटपाट का जामा पहना दिया गया था। जो भी खिचड़ी पकी थी वह घर के अंदर ही पकी थी। यह बात जहन में आते ही परमदीप सिंह ने गीता और सुदीक्षा की पिछले एक हफ्ते की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर सामने आया जिस पर सुदीक्षा की बहुत बात होती थी। कई कॉल्स तो घंटे भर से भी ज्यादा की थी और कई कॉल देर रात भी की गई थी। यहां तक कि घटना वाली रात 19 जुलाई को थोड़े थोड़े अंतराल से दोनों की उस समय तक बात होती रहती थी जिस समय कुलदीप की हत्या की जा रही थी। सोचने वाली बात यह थी कि क्या ऐसा संभव था कि नीचे वाले कमरे में लूटपाट के साथ किसी की हत्या की जा रही हो और ऊपर छत पर फोन पर बातें करने वाले को भनक तक न लगे, कोई खटका, कोई आहट सुनाई न दे। ऐसा कैसे संभव था? यह बात परमदीप सिंह को हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने तत्काल उस नंबर के मोबाइल की कॉल डिटेल्स चेक की तो पुलिस के कान खड़े हो गए। थोड़ी सख्ती करने पर सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने सुदीक्षा के 21 वर्षीय प्रेमी तरुण उर्फ तेजपाल सिंह भाटी को हिरासत में ले लिया, जो हम्बड़ा स्थित पंजपीर रोड के मेहर सिंह नगर का रहने वाला था। उसकी मेडिकल शॉप थी। वह बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। तरुण ने खोला। भेद पूछताछ के दौरान तरुण ने बहुत चौंका देने वाला खुलासा करके पुलिस को हैरत में डाल दिया। तरुण ने सब इंस्पेक्टर परमदीप सिंह को बताया कि कुलदीप की हत्या खुद सुदीक्षा ने 2.5 लाख रुपए देकर करवाई थी। पुलिस कमिश्नर लुधियाना व अन्य पुलिस उच्चाधिकारियों के समक्ष दिए गए तरुण के इस बयान के बाद कुलदीप की हत्या के अपराध में गीता और सुदीक्षा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन सुदीक्षा उसके प्रेमी तरुण और मां गीता को कुलदीप की हत्या के इल्जाम में अदालत में पेश करके आगामी पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। तरुण और सुदीक्षा की निशानदेही पर पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया, जो उसने छत पर छिपा रखा था। साथ ही उसकी वह चुन्नी और खून से सना तौलिया भी मिल गया, जो वारदात में इस्तेमाल हुआ था। तरुण और सुदीक्षा ने इस हत्याकांड में लिप्त 4 और लोगों के नाम भी बताए। हैबोवाल थाना प्रभारी परमदीप सिंह ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम बनाई, जिसमें हम्बड़ा चौकी प्रभारी एएसआई मंजीत सिंह सिंघम, कांस्टेबल प्रगट सिंह, जतिंदर सिंह व जीतू कुमार को शामिल किया गया। इस टीम ने 25 जुलाई को बड़े नाटकीय ढंग से सागर गैंग के सरगना एवं कॉन्ट्रैक्ट किलर सागर उर्फ न्यूट्रन को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस मामले का 8वां आरोपी जसकरण अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फील्डगंज के प्रेमनगर निवासी सागर ब्राह्मणिया, खुड़ू मोहल्ले के दीपक ढालीवाल उर्फ दीपा व सीएमसी के निकट रहने वाले विशाल जैकब के रूप में हुई। पकड़े गए आरोपी 18 से 21 साल। दीप को बेटी और तरुण उर्फ तेजपाल के प्रेम संबंधों पर सख्त आपत्ति थी। वैसे तो उसे उन तमाम रिश्तों पर ऐतराज था जो बेटी की पढ़ाई और उसके भविष्य के आड़े आते थे। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी तेजपाल से मेल मिलाप रखे। उसने कई बार सुदीक्षा को मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया था और तैश में आकर बेटी का मोबाइल भी तोड़ दिया था, जबकि गीता इस मामले में बेटी को ऊंच नीच समझाने की जगह उलटे उसी का साथ दिया करती थी। इसका नतीजा यह निकला कि सुदीक्षा अपनी मां की शय पाकर दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और पिता पर हावी होने की कोशिश करने लगी, जो कुलदीप को कतई मंजूर नहीं था। इसलिए वह शराब पीने के बाद इस बात को लेकर पत्नी और बेटी से झगड़ा किया करता था। उधर सुदीक्षा अपने प्रेमी तरुण को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह हर समय अपने पिता को नीचा दिखाने के लिए योजनाएं बनाती रहती थी। इस बीच सुदीक्षा ने अपने पिता के बारे में गीता से कहना शुरू कर दिया कि उसका शराबी पिता उस पर बुरी नजर रखता है, वह कभी भी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। पति की यह बात गीता को नागवार गुजरी और उसने बिना विवेक से काम लिए बेटी की बातों पर विश्वास कर लिया और पति के कत्ल की साजिश रच डाली। अपने बयानों में सुदीक्षा ने बताया
कि उसके तेजपाल के साथ पिछले 3 सालों से प्रेम संबंध थे। तरुण की तरह सुदीक्षा भी प्राइवेट तौर पर बीए कर रही थी। पिता को रास्ते से हटाने के लिए गीता ने तेजपाल से बात की। तीनों ने मिलकर 3 महीने पहले अप्रैल मई में योजना तैयार की। हिस्ट्री शीटर से हुआ हत्या का सौदा कुलदीप की हत्या के लिए पहले तेजपाल ने बीड़ा उठाया था। बीते जून महीने की 18 तारीख को वह पूरी तैयारी के साथ कुलदीप की हत्या करने के लिए उसके घर आया था, लेकिन ऐन मौके पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। फलस्वरूप योजना धरी की धरी रह गई। एक बार योजना नाकाम रहने पर गीता व सुदीक्षा ने तेजपाल के माध्यम से उसके दोस्त कुख्यात हिस्ट्री शीटर सागर सूद उर्फ न्यूट्रन से मिलकर कुलदीप को कत्ल करने की बात की। फलस्वरूप कुलदीप की हत्या का सौदा 2.5 लाख रुपए में तय हो गया। सागर सूद LIG फ्लैट फेज 3 का रहने वाला था। उस पर लुधियाना के सराभा नगर व थाना डिवीजन नंबर 6 में हत्या के प्रयास, मारपीट, चोरी और अन्य संगीन धाराओं में कई मामले दर्ज थे। आखिरी बार उसे हत्या के प्रयास के मामले में थाना सलीम टाबरी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में विशाल भी सह अभियुक्त था। सागर बीते मई महीने में जेल से बाहर आया था। जून में उसने लुधियाना की एक युवती से प्रेम विवाह कर लिया था और उसके साथ चंडीगढ़ में रहने लगा था। तरुण से उसकी पहले से ही दोस्ती थी। नया नया विवाह हुआ था। न्यूट्रन को पैसों की सख्त जरूरत थी। यही सोचकर जब तरुण ने कुलदीप का कत्ल करने के लिए 2.5 लाख रुपए देने की बात कही तो वह तुरंत तैयार हो गया। तरुण ने उसे 6,000 रुपए एडवांस दे दिए। बाकी रकम काम करने के बाद देना तय हुआ। साथ ही यह भी तय हुआ कि कुलदीप को इस तरह मौत के घाट उतारा जाए ताकि उसकी मौत प्राकृतिक लगे। ऐसा इसलिए ताकि कुलदीप की मौत के बाद रेलवे की तरफ से मिलने वाला पैसा उसकी पत्नी गीता को मिल जाए। उसी पैसे में से सुपारी के शेष पैसे देना तय हुआ। यह भी तय हुआ कि कत्ल के बाद घर में जो भी पैसा और कीमती सामान होगा उसे कातिल अपने साथ ले जाएंगे। सागर कुलदीप की हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया और उसने हत्या करने के लिए फूल प्रूफ योजना तैयार कर ली। न्यूट्रन ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने दोस्तों सागर ब्राह्मणिया, दीपक धालीवाल उर्फ दीपा व विशाल जैकब को अपनी योजना में शामिल कर लिया। एडवांस 6,000 रुपए में से 800 रुपए उसने चंडीगढ़ से लुधियाना आने के लिए टैक्सी के किराए पर खर्च कर दिए, जबकि 1,200 रुपए में लुधियाना बस अड्डे के पास अपनी नई पत्नी को होटल का कमरा किराए पर लेकर दिया था। इसके बाद एक वह और उसके दोस्त मोटरसाइकिल स्कूटी पर सवार होकर कुलदीप के घर पहुंचे। कुलदीप की जिंदगी की आखिरी रात आसपास घर होने के कारण न्यूट्रन पकड़े जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। इसीलिए उसने अपने दोस्तों को साथ मिलाया था। कुलदीप के घर का मुख्य द्वार गीता और सुदीक्षा ने पहले से ही खोलकर रखा था। जब ये लोग घर में दाखिल हुए तो कुलदीप बेडरूम में गहरी नींद सो रहा था। न्यूट्रन और उसके साथियों ने कुलदीप को सोते वक्त दबोच लिया और उसका मुंह तौलिए से दबाकर गले के चुन्नी से घोंट दिया, जबकि 2 लोगों ने उसकी टांगे और बाजू पकड़ रखे थे। इस बीच जब कुलदीप बेसुध हो गया तो जसकरण ने उसके दिल की धड़कन चेक की जो चल रही थी। इस पर न्यूट्रन और विशाल ने साथ लाए तेजधार हथियारों से वार करके उसकी गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ये लोग कुलदीप का पर्स, जिसमें करीब 2,000 रुपए थे, उसका पहचान पत्र, कमरे में रखे 2 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। कुलदीप का कत्ल करने के बाद सागर ने मोबाइल से इसकी सूचना तरुण को दे दी। तरुण ने मोबाइल पर यह बात सुदीक्षा को बता दी। योजना के अनुसार कुलदीप की हत्या होने की खबर मिलते ही दोनों मां बेटी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। वे छत से नीचे आईं और खून से सने तौलिए वो चुन्नी काले रंग की पॉलीथीन में डालकर पीछे के खाली प्लाट में फेंक दी, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया था। कुलदीप की पत्नी गीता पुलिस को दिए अपने बयान में बुरी तरह फंस गई थी। उसने पुलिस को बताया था कि जब वह सुबह उठी तो सीढ़ियों पर लगे दरवाजे की कुंडी उसने ही खोली थी। जब वह नीचे आई तो घर के मैनगेट के लॉक में अंदर से चाबी लगी हुई थी और वह खुला हुआ था। इसी पर पुलिस को संदेह हुआ कि जब ऊपर से कोई नहीं आया तो मेन गेट का लॉक किसने खोला,
जबकि कुलदीप का रूटीन था कि वह सोने से पहले मेन गेट लॉक करके चाबी को कुंडी पर टांग देता था। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित